नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत सानच प्रत्यय इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है तुमुन प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का जो सूत्र है वो क्या है, इसके नियम क्या है और किस प्रकार से तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके हम शब्द का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, तुमुन जो प्रत्यय होता है उसका सूत्र आता है तुमुन अण्वुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन प्रत्यय जो है उससे संबंधित सूत्र है तुमुन अण्वुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन प्रत्यय जो होता है जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया परिलक्षित हो। देखिए, तुमुन प्रत्यय कहाँ काम करेगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इस सूत्र का हम अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया परिलक्षित होती हो तो उसकी धातु से भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि एक वाक्य होगा, उसमें हमें कितनी क्रियाएं दिखाई देंगी? दो क्रियाएं दिखाई देंगी। दो क्रिया हमारे पास होगी। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया यदि हमें परिलक्षित होती हो और जो क्रिया हम क्या करेंगे, जो क्रिया भविष्य काल को बता रही हो, उस क्रिया के साथ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सदैव जो बाद में होगी, जो क्रिया बाद में कार्य करती है, उस क्रिया के साथ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया परिलक्षित हो तो उस क्रिया को भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम इस तुमुन प्रत्यय को एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जो हमने इसका अर्थ किया है वो किस प्रकार से है। देखिए, जैसे छात्र है पठितुम विद्यालयम गच्छति। छात्र है पठितुम विद्यालयम गच्छति। छात्र जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब देखिए, इसमें दो क्रिया है, दो धातु है। एक तो है गम धातु जिसका रूप चलता है गच्छति के रूप में, और एक है पठ धातु पठितुम, है ना। तो यहाँ पठ धातु और गम धातु दो क्रिया हमारे पास है, दो धातु हमारे पास है। तो ये जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है? छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब देखिए, इसमें क्रिया पहले कौन सी हो रही है, बाद में कौन सी हो रही है? तो जो छात्र है वो जा रहा है, मतलब ये काम जो है वो पहले से चल रहा है। पढ़ने का काम कब करेगा? जब वह विद्यालय में पहुंच जाएगा। तो चलने का काम तो पहले हो चुका है, तो ये तो हो गई हमारी पहली क्रिया। पढ़ेगा कब? वो बाद में पढ़ेगा। तो ये मतलब ये जो क्रिया है, पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? भविष्य में हो रही है, मतलब बाद में हो रही है। तो बाद में हो रही है, इसलिए भविष्य काल को बताने के लिए जो क्रिया होती है उसके साथ में हम क्या करते हैं? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने इस क्रिया में पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या बन गया? पठितुम। तो इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय जो होता है वो भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने वाली धातु के साथ में ही प्रयोग किया जाता है। इसके जो नियम आते हैं वो इस प्रकार से हैं कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम जहाँ करेंगे वहाँ दोनों क्रियाओं का कर्ता, अर्थात उन दोनों क्रियाओं को करने वाला जो होगा वो क्या कहलाता है? कर्ता। किसी काम को करने वाला कर्ता होता है। तो वो कर्ता एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस क्रिया का कर्ता अलग है और इस क्रिया का कर्ता
अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम जहाँ करते हैं तो उस क्रिया का और जो इसके अलावा जो दूसरी क्रिया है उस क्रिया का, उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए। तो इस वाक्य में देखिए, पढ़ने का काम भी कौन कर रहा है? ये छात्र कर रहा है। और जा कौन रहा है? ये छात्र ही जा रहा है। तो दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है। तुमुन प्रत्यय जो होता है उसमें तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। तो यहाँ ये जो ऊ है इसकी इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा, और यहाँ जो न है यहाँ भी इसका इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो यहाँ तुम प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि तुमुन प्रत्यांत जो शब्द होंगे, अर्थात तुमुन प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो अव्यय कहलाएगा। अव्यय का मतलब जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो अव्यय कहलाएगा। और देखिए तुमुन प्रत्यय, अब यहाँ पठितुम जो है ये अव्यय पद है, क्योंकि तुमुन प्रत्यय सदैव अव्यय संज्ञक होते हैं, क्योंकि इनके रूप नहीं चलते, इन पर किसी भी लिंग का, किसी भी वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक समान ही रहते हैं, इसीलिए क्या कहा गया है? अव्यय कहा गया है। तो प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से अव्यय संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन में यदि तुमुन प्रत्यय है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो तुमुन प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होता है? अव्यय होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इस पे लिंग का, वचन का, किसी भी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तुमुन प्रत्यय अव्यय संज्ञक होते हैं। उसके बाद इसमें जो नियम है हमारे, जो हमने तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत काम में लिए थे, वो सारे के सारे इसमें लागू होते हैं, क्योंकि तव्यत प्रत्यय में भी सबसे पहले क्या है? तय है, और तुमुन प्रत्यय में भी सबसे पहले क्या है? तय है। तो देखिए मुख्य जो नियम है हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि तुमुन प्रत्यय अगर परे रहता हो तो धातु की उपधा में स्थित ई, उ, री, इन सब को क्या आदेश हो जाएगा? गुण आदेश हो जाता है। अगर ई होता है तो हम उसके स्थान पर क्या कर देंगे? ए कर देंगे। यदि उ होता है तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। और यदि री होता है तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? अर आदेश, रे आदेश कर देंगे। और नहीं, रे करेंगे इसमें। री को क्या आदेश करना है? रे आदेश करना है। यदि उपधा में ई होगा तो हम उसको ए करेंगे। यदि उपधा में ओ है तो हम उसको उ करेंगे। उ है तो हम उसको ओ करेंगे। और यदि री है तो हम उसको क्या करेंगे? रे आदेश करेंगे। इसी प्रकार धातु के अंत में च या जय है तो उसको हम क्या कर देंगे? कै आदेश करेंगे। धातु के अंत में च या जय हो तो उसको हम कै आदेश करेंगे। धातु का अंतिम वर्ण यदि क्या हो? चतुर्थ वर्ण हो। धातु का अंतिम वर्ण कैसा हो? चतुर्थ वर्ण हो। और उससे परे क्या है? तुमुन प्रत्यय का तय होगा। तो हम क्या करेंगे? इस चतुर्थ अक्षर को तो हम क्या कर देंगे? इसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देंगे। और इससे परे जो तय है उसको इसी वर्ग का चौथा अक्षर कर देंगे। इसका मतलब है तय को हम क्या कर देंगे? धय आदेश करेंगे। तो यहाँ धातु के अंत में चौथा अक्षर होगा तो उसे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे, और उसके बाद में जो तय है उसको हम चौथा अक्षर करेंगे उसी वर्ग का। इसका मतलब है तय के स्थान पर हम क्या करेंगे? धय आदेश करेंगे। एक नियम और देखिए, यदि उपधा में क्या हो? री हो और अंत में क्या हो? जय हो, तो स्थिति क्या होती है? री के स्थान पर तो हम क्या करेंगे? रे करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस जय के स्थान पर हम क्या करेंगे? मूर्धन्य शय आदेश करेंगे। यदि री के साथ में जय हो, जैसे मान लीजिए सृज धातु है, ये स्थिति है, तो इस री के स्थान पर तो हमने क्या कर दिया? रे कर दिया। और ये री के साथ में जय है तो इसको हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर मूर्धन्य शय आदेश
करेंगे। अगर री के साथ में जय नहीं है, जय अकेला है, तो फिर हम जय के स्थान पर क्या करेंगे, कै आदेश करेंगे। जैसे हमने अभी देखा था, च और जय के स्थान पर हमें क्या करना है, कै आदेश करना है। और देखिए धातु के अंत में यदि है तो हम उसको विकल्प से क्या कर देंगे, गय कर देंगे। पहले तो हम इसको चतुर्थ अक्षर करेंगे, घय करेंगे, और इसको हम जसत्व आदेश जो करते हैं जलाम जस जसी सूत्र से, इसको हम क्या कर देंगे, इसका तीसरा अक्षर कर देंगे, और उससे परे जो तय होता है उसको चतुर्थ अक्षर करेंगे, अर्थात उसको हम धय करेंगे। ये सारे नियम हमने तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत देखे थे। तो तव्यत प्रत्यय में जो नियम हमारे काम करते हैं वो सारे के सारे हमारे इस तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत भी काम करेंगे। तो मुख्य जो हमारे नियम थे वो हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब इन नियमों के आधार पर हम कुछ शब्द जो हैं उनको देखते हैं, कुछ उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय जुड़ने से किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। जैसे दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, देखिए ये नियम भी है एक हमारा कि धातु के अंत में श या स हो तो उसे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। धातु के अंत में तालव्य श या दंते श होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य श कर देंगे। अब देखिए स्थिति क्या है, दृश्य प्लस तुमुन, हमें पता है कि तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, दृश्य प्लस तुम, ये स्थिति बनी। अब देखिए उपधा में क्या है, इसके री है, तो इसको क्या कर देंगे, रे आदेश कर देंगे। तो ये द्रि जो है वो क्या बन जाएगा, द्रय बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तालव्य श है तो यहाँ नियम से क्या कर दें, हम इसको मूर्धन्य श आदेश करेंगे। तो ये मूर्धन्य श आदेश हमने कर दिया। आगे क्या बचा हुआ है, तुम बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ संधि बन रही है, कौन सी संधि बन रही है, ष्टुनाष्टु। ये जो हमारी संधि है षटुत्व संधि, ष्टुनाष्टु, ये सूत्र आता है हमारा। ये क्या कहता है कि सकार या तय वर्ग से परे शकार या टय वर्ग हो तो सकार या तय वर्ग के स्थान पर शकार या टय वर्ग आदेश होता है। इसका मतलब है एक तरफ हमें तय वर्ग या दंतेशय मिलेगा और दूसरी तरफ मूर्धन्य श या टय वर्ग मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो दंतेशय और तय वर्ग होता है वह भी किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श और टय वर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ स्थिति देखिए, यहाँ मूर्धन्य श है और इसके आगे तय वर्ग का तय आ गया। तो तय वर्ग का तय कौन सा अक्षर होता है, पहला, तो ये किस में बदल जाएगा, टय वर्ग में। और टय वर्ग का कौन सा अक्षर आएगा, पहला होगा, क्योंकि क्रम से ही परिवर्तन होता है। तो देखिए अब ये स्थिति क्या बन जाएगी, दृश, टय के स्थान पर क्या हो गया, टय, उ जुड़ा हुआ है और ये बन जाता है द्रष्टुम। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, द्रष्टुम शब्द बनता है। ये स्थिति है देखिए। और उदाहरण देखिए, नी धातु है तुमुन प्रत्यय है, नी धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई है, तो नियम से क्या हो जाएगा, इसको ए आदेश हो जाएगा। तो नी किस में बदल गया, ने में। आगे क्या बचा हुआ है, तुम बचा हुआ है, तो क्या बन गया, ये नेतुम शब्द बनता है। तो नी धातु में तुमुन प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नेतुम बनता है। और उदाहरण देखिए, तेज धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए धातु के अंत में क्या आ गया, जय आ गया। च और जय यदि धातु के अंत में हो तो हम उसको क्या कर देंगे, कै आदेश कर देंगे। तो यहाँ ये स्थिति क्या बन जाएगी, जय आधा है तो कै भी कैसा होगा, आधा होगा। आगे क्या बचा हुआ है, तुम बचा हुआ है, तो क्या बन गया, ये त्यक तुम बन गया।
त्यज धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, त्यक्तुम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, भुज धातु तुमुन प्रत्यय, भुज धातु तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए धातु की उपधा में क्या है, उ है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा, तो भू क्या बन गया, भो बन गया। धातु के अंत में जय है, तो जय होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कै आदेश कर देते हैं। जय आधा है तो कै भी कैसा होगा, आधा होगा। आगे क्या बचा हुआ है, तुम बचा हुआ है, तो ये क्या बन गया, भोक्तुम। तो भुज धातु में तुमुन प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है भोक्तुम। अगला देखिए, गम धातु तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, मैं अंत में है और मैं कैसा होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। तो सबसे पहले तो मोनुस्वार से क्या हो जाएगा, मैं को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, तो ये स्थिति बन गई। अब क्या होता है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, इस अनुस्वार को पर सवर्ण बाद वाले के समान इसको बदल देते हैं। अब जो अनुनासिक होता, ये जो अनुस्वार होता है ये कैसा होता है, पंचम अक्षर होता है, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण, देखिए ये सूत्र आता है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। ये सूत्र क्या कहता है कि अनुस्वार को यय परे होने पर उसको पर सवर्ण आदेश होता है, मतलब बाद वाले के समान आदेश होता है। तो अनुस्वार से है और इससे परे यय वर्ण होना चाहिए, ये से लेकर के ये तक के जो वर्ण होते हैं माहेश्वरी सूत्रों में उसमें तय आता है, तो यय वर्ण परे है, तो इस अनुस्वार को इसके अनुसार बाद वाले के अनुसार मतलब पर सवर्ण आदेश होता है, तो इसके अनुसार इस अनुस्वार को हम आदेश करेंगे। हमें पता है कि अनुस्वार जो होता है वो पंचम अक्षर होता है, तो इसको जब हम वर्ण का रूप देंगे तो वो किसके अनुसार देंगे, इस तय वर्ग के अनुसार देंगे, और तय वर्ग का अंतिम अक्षर अर्थात पंचम अक्षर क्या होता है, न होता है। तो इस अनुस्वार को हम बदलेंगे वर्ण में, तो ये क्या बनेगा, गंतुम, ऐसा शब्द बनता है। तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनेगा, गंतुम, ऐसा शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, रब प्लस तुमुन, रब प्लस तुमुन, तो तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए भय जो है वो कैसा अक्षर है, चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है और उससे आगे क्या है, तय है। तो देखिए इस चतुर्थ अक्षर को तो हम इसी वर्ग का क्या कर देंगे, तीसरा अक्षर कर देंगे। तो भय किस वर्ग में आता है, पै वर्ग में आता है, पै फै बै भय ऐसा आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर क्या होता है, बै होता है, तो बै होगा तो भय आधा है तो बै भी आधा होगा। जब हम इसको तीसरा अक्षर करते हैं तो उसके बाद में जो तय होता है उसको हम चतुर्थ अक्षर में बदल देते हैं। इसका मतलब तय वर्ग का चतुर्थ अक्षर क्या होता है, धय होता है, और आगे क्या है, इसमें ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है और मैं बचा हुआ है, तो ये शब्द क्या बन गया, रबधुम बन गया। रब धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है रबधुम। तो इस प्रकार से शब्द बनता है कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हम करते हैं, और उससे परे जो तय होता है उसे उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर अर्थात धय आदेश करते हैं। और उदाहरण देखिए, सृज धातु तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए स्थिति क्या है, धातु की उपधा में क्या है, री है, तो ये किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा, हमारा नियम है। और देखिए री के साथ में जय का प्रयोग हुआ है, तो हम जय के स्थान पर क्या करेंगे, मूर्धन्य
शय आदेश करेंगे। तो हम जय आधा है तो मूर्धन्य शय किया तो हमने शय आधा कर दिया। अब देखिए वही स्थिति बन गई, यहाँ शय हो गया, आगे क्या है तय है, तो तय किस में बदल जाएगा, टय में बदल जाएगा अष्टुनाष्टु सूत्र की सहायता से, और ये शब्द क्या बन गया, स्रष्टुम। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो सृज धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो वो शब्द क्या बनता है, स्रष्टुम शब्द बनता है। और देखिए पच धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, तुम शेष रहेगा। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, चय, तो चय या जय हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, कै कर देते हैं। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, पक्तुम। पच धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, पक्तुम शब्द बनता है। वच धातु है, तुमुन प्रत्यय है। देखिए तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, चय है, तो चय किस में बदल जाएगा, कै में बदल जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, वक्तुम। वच धातु में तुमुन प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वक्तुम शब्द बनता है। इसी प्रकार से श्रु धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए धातु में क्या है, ऊ है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो शुरू क्या बन गया, श्रो बन गया, और आगे क्या बचा हुआ है, तुम बचा हुआ है। तो ये शब्द क्या बन गया, श्रोतुम शब्द बन गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिए, हन धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। अब देखिए यहाँ स्थिति बिल्कुल इसी के समान है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी पंचम अक्षर है, ये इसी के अनुसार है पहले से ही, तो ये सीधा सीधा इनका क्या हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हंतुम शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण देखे जिनमें हमने तुमुन प्रत्यय को जोड़ा और शब्दों का निर्माण किया। तो एक बार हम इनके नियमों को रिवाइज कर लेते हैं कि तुमुन प्रत्यय जो होता है उसका सूत्र आता है तुमुन अणुवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, कि यह सूत्र जो है वो क्या कहता है कि जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया परिलक्षित हो तो उस क्रिया को या उस क्रिया से भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य होगा, उसमें हमारे सामने दो क्रियाएं होंगी, तो जो क्रिया भविष्य काल में होने वाली है अर्थात बाद में होने वाली है, उस बाद वाली क्रिया के साथ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम जहाँ करते हैं उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और तुमुन प्रत्यय जो होता है वो अव्यय संज्ञक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमुन प्रत्यय के जुड़ने से जिन शब्दों का निर्माण होता है वो शब्द अव्यय कहलाएंगे, क्योंकि ये इनके ऊपर किसी भी काल का, किसी भी लिंग आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए तुमन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो अव्यय संज्ञक होते हैं। इसके कुछ नियम है कि यदि उपधा में ई, उ और री होता है तो इसको क्रम से ए, ओ और रे में हम बदल देते हैं। इसी प्रकार से धातु का अंतिम वर्ण यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उसे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर और उससे परे जो तय होता है तुमुन प्रत्यय का, उसको हम उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर कर देते हैं। यदि धातु में री उपधा में हो और उसके साथ में धातु के अंत में जय होता है तो री के स्थान पर र और जय के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश करते हैं। इसी प्रकार से धातु के अंत में यदि तालव्य श या दंत्य श होता है तो उसके स्थान पर हम मूर्धन्य श आदेश
करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे नियम है तुमुन प्रत्यय को लेकर के। तो इन नियमों के आधार पर हमने कुछ उदाहरणों को स्पष्ट किया और तुमुन प्रत्यय के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगला जो हमारा प्रत्यय होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।